नमस्कार, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। आज इस वीडियो में हम आपसे कुछ स्पेशल बात करेंगे। वर्ग है, क्लास है 10th और 10th का सब्जेक्ट है साइंस का केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में पहला टॉपिक, पहला लेसन ही ले लेना बेहतर होगा और ये है रासायनिक प्रतिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं क्या, जिसको हम रोज देखते हैं, सोते जगते आते जाते जिंदगी को जीते हुए अपने चारों तरफ हम ढेर सारे परिवर्तन देखते हैं और उसमें इतना हम जज करते हैं कि कोई परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और कहीं कहीं भौतिक परिवर्तन हो रहा है, मतलब केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। इस तरह के परिवर्तन हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह शाम देखते रहते हैं। तो अगर रासायनिक प्रतिक्रिया को परिभाषित करने की बात आ जाए तो मैं कहूंगा कि whenever there is a chemical change, we should suppose that a chemical reaction has taken place। जब कभी भी कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया भी हुई है। अब जैसे लोहे के छड़ को अगर एक्सपोज कर दिया जाए एयर के साथ, नमी के साथ, तो उस पर पीलापन आ जाता है। ये पीलापन है क्या? तो लोहे का ऑक्सीजन के साथ मिश्रण, मतलब लोहा में ऑक्सीजन मिल गया है तो अब ये न लोहा है न ऑक्सीजन है, बल्कि लोहे का ऑक्साइड बन गया है, मतलब रासायनिक प्रतिक्रिया हो गई है। और जब रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो देखा जाता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया होने में चार चीजें अक्सर वो बेहतर देखने को मिलती हैं। चेंज ऑफ स्टेट होगा, वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। वस्तु पहले की स्थिति में नहीं रहती, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है, उसके स्टेट बदल जाते हैं। इस पर कोई खास बात नहीं, ये ऑर्डिनरी बातें हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते रहते हैं। अब हमने डिफाइन किया, एक साधारण परिभाषा दे दिया रासायनिक प्रतिक्रिया की, कि जब कभी भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो समझना चाहिए कि वही रासायनिक प्रतिक्रिया है। लेकिन जब इसको हम थोड़ा विस्तृत और बड़े पैमाने पर समझना चाहें, जैसे सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड को अगर डाल दिया जाता है तो सोडियम का क्लोराइड बनता है, नमक का घोल बनता है, और एक अवक्षेप के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में सॉलिड सोडियम बेरियम का सल्फेट बनता है। तो अब यहाँ पर मैंने ये क्यों कहा? मैंने इस बात को इसलिए कहा कि सोडियम सल्फेट हमने लिया, उसमें बेरियम क्लोराइड डाला, तो प्रतिक्रिया हुई, रासायनिक प्रतिक्रिया हुई। तो क्या सोडियम बदल गया या क्लोरीन बदल गया? इन प्रश्नों के उत्तर के में हम कहेंगे कि न सोडियम बदला न क्लोरीन बदला, मतलब परमाणु नहीं बदलते, एटम्स में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि सोडियम सल्फेट, अगर सल्फेट और सोडियम के बीच में एक बॉन्ड है जिसके कारण एक सॉलिड हमें मिला हुआ है सोडियम सल्फेट, तो जब प्रतिक्रिया होती है तो इसका बॉन्ड टूटता है, और कहीं जब टूटता है तो उसी समय जा करके किसी से जुड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड का, बंधन का, परमाणुओं के बीच जो बंधन है उनका टूटना और जुटना रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो हम दो तरह से रासायनिक प्रतिक्रिया को डिफाइन किए कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ bonds between atoms or elements is a chemical reaction।
तो फाइनली हम चूंकि केमिस्ट्री का रासायनिक प्रतिक्रिया टॉपिक लिए हुए हैं और हम सारे टॉपिक्स को बड़े ही विस्तृत और समझ लेने की स्थिति में सब्जेक्ट को ला करके छोड़ेंगे, ये हमारा प्रयास है और हम इस दिशा में प्रयासरत हैं और आपके सामने वीडियो इसका प्रस्तुत करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हम पहले लेसन को ले रहे हैं और इसलिए हमारा प्रयास है कि इस लेसन में जितने टॉपिक्स हैं बड़ी आसानी से दिमाग में आ जाए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये सारे पॉइंट्स आपको सहायता करें और ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। और इसलिए आपसे एक परामर्श है कि आप अगर थोड़ा सा समय दें तो वीडियो को देखें और उसके बाद आप अध्ययन करें तो मुझे लगता है बात बहुत बनेगी। तो अब हम थोड़ा रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में, प्रकार के बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार, उसके काइंड्स कितने टाइप के होते हैं, ये जानने से पहले कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, हमने रासायनिक परिवर्तन की बात की थी और उसमें लोहे का बात किया था। लोहा के लिए हम लिखते हैं Fe। लोहे को अक्सर ये ऐसा एक्टिव सब्सटेंस है कि लोहे को जब एक्सपोज कर देते हैं हवा में और नमी में तो इस पर लेयर चढ़ जाता है फेरसोफेरिक ऑक्साइड का Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हम H2 यहां ले लेते हैं। तो आइए अब हम इसको संतुलित करने का एक टिप्स आपको देना चाहते हैं। अक्सर संतुलित करने के लिए रासायनिक प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं और वैसे भी जानना चाहिए। तो हमने एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मीडियम साइज का रिएक्शन लिया और आपको टिप्स ये दे रहे हैं कि अगर इसको संतुलित करना हो तो पहले तो ये देखें कि संतुलित का मतलब क्या हुआ, संतुलन का मतलब क्या हुआ। रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सिंबल में लिखने से हमें फायदा है बहुत कुछ, बहुत शॉर्टकट हो गया। लोहे को Fe कर दिया, जल को H2O, इस तरह से और भी बातें हैं वो बात की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हम आ गए हैं कि इस समीकरण को संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने से पहले आप जानें कि जो रिएक्शन में प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं उनको रिएक्टेंट्स या प्रतिकारक कहते हैं और जो कुछ भी पैदावार होता है, जो बनता है, उसको प्रोडक्ट या प्रतिफल कहते हैं। तो यदि दोनों तरफ प्रतिकारक और प्रतिफल के नंबर ऑफ एटम्स बराबर है तब तो समीकरण संतुलित है, बराबर नहीं है तो हमें बराबर करना होगा। और बराबर करने के प्रयास में हमें क्या देखना है, जो मुख्य बात है वह ये देखते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ आयरन का, लोहे का 1 एटम है और राइट साइड में 3 एटम है। इधर हाइड्रोजन का 2 एटम है और उधर हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर है। ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 एटम है और राइट साइड में ऑक्सीजन का 4 एटम है। तो ये काम करते हैं। टिप्स ये है कि जिस तरफ नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो उसको देखिए। जैसे ऑक्सीजन का यहाँ इधर 1 है और उधर 4 है, तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स 4 है, इस पर ध्यान देते हैं। मतलब यहाँ परमाणुओं की संख्या 4 है और इधर 1 है, तो 4 लाने के लिए हमें यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा। आइए, यही टिप्स है। सबसे जो अधिक नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर है उसको देखिए। हमने देखा ऑक्सीजन का अधिक है, 4 है, तो हमने यहाँ 4 से गुणा कर दिया। अब ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गया। लेफ्ट साइड भी 4, राइट साइड भी 4 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 4 दूना 8, तो यहाँ 4 कर देते हैं। तो ये कि भी 4 दूना 8 हो गया हाइड्रोजन। अब लोहे का राइट साइड में 3 एटम है और लेफ्ट साइड में 1 है, तो यहाँ 3 से गुणा कर दें। अब ये रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल इक्वेशन संतुलित हो गया है, बैलेंस्ड हो गया है। तो इसको कैसे लिखना चाहिए था? अब ऐसे लिखना चाहिए था 3Fe + 4H2O बराबर
Fe3O4 प्लस 4H2। मुझे ये बताना था 4H2, मुझे ये बताना था कि जब समीकरण संतुलित हो तो बीच में बराबर का चिन्ह देना चाहिए, और जब समीकरण संतुलित नहीं है तो बीच में ये एरो साइन मतलब गिब्स का नोटेशन देना चाहिए। और आपसे परामर्श है कि आप ढेर सारे रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संतुलित करने का प्रयास कर लें। आइए हम एक दो आपके सामने डिस्कस करते हैं। छोटा रिलेशन लेते हैं। सोडियम या अक्सर एलिमेंट्स, एटम्स जब हवा में एक्सपोज होते हैं तो डिफरेंट कंडीशन में ऑक्सीजन से अपना ऑक्साइड बनाते हैं। उन्हीं में सोडियम एक धातु है, और सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। तो सोडियम का ऑक्साइड को हम Na2O लिखेंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला, आणविक सूत्र कैसे लिखते हैं ये भी देख लेते हैं मौका मिलते ही। हमने देखा सबसे ज्यादा ये सोडियम का यहाँ 2 है, इधर ऑक्सीजन का 2 है, तो ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, इधर भी ऑक्सीजन का 2 करना चाहिए, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं। अब दोनों तरफ ऑक्सीजन का 2 परमाणु हो गया। अब सोडियम का 2 दूना 4 परमाणु हो गया, और इधर सोडियम का 1 ही है, तो यहाँ 4 से गुना कर दें तो अब ये गिब्स साइन हट गया, अब ये बराबर आ गया। ऑर्डिनरी रिलेशन ले लीजिए। सोडियम को जब वाटर में डालते हैं तो सोडियम इतना रिएक्टिव है कि वाटर के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्टिव सोडियम है। तो सोडियम अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। आइए इसको संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। यहाँ पर अधिक परमाणु हाइड्रोजन का, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 नहीं, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो अधिक किधर है? इधर है। लेकिन इधर 2 है और इधर यहाँ पर 1 और ये 2, तो हम इसको अगर 2 से गुणा कर दें तो अब हाइड्रोजन राइट साइड में 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ से 2 से कर देते हैं, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 1 था तो 2 हो गया, और यहाँ भी अब 2 हो गया। अब सिर्फ सोडियम का राइट साइड में 2 परमाणु है, लेफ्ट साइड में हमने 2 से गुना कर दिया। अब ये गिब्स साइन हट करके यहाँ संतुलित समीकरण हमारा आ गया। तो हल्की फुल्की बात हम कर रहे थे, इक्वेशंस बहुत आएंगे और केमिस्ट्री हमने शुरू कर दिया है, तो आपसे हर पहलू पर डिस्कशन होगा और इस तरह से होगा कि बातें क्लियर हों। लेकिन अभी हम रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में बात कर रहे थे, और उसी पर थोड़ा और ये कि रासायनिक प्रतिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनको हम कैसे समझें। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है, अभी हमने इस पर बात किया था। इसी दौरान कुछ पहलू निकल के आ गए जिसमें हमने कुछ प्रतिक्रियाओं को संतुलित करने का प्रयास किया, और आप जरूर करेंगे 1-2 क्वेश्चन। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं। तो हाउ मेनी आर द काइंड्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो हम कहें कि मेनली रासायनिक प्रतिक्रिया के 4 भाग हैं। एक भाग को बड़ी शॉर्टकट बहुत जल्दी थोड़े समय में हम डिस्कस कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा समय ले लेकिन बात समझ में आए। तो पहला है कॉम्बिनेशन। रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रकार है कॉम्बिनेशन, का अर्थ होता है जुट जाना। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे, हिंदी भाषा वाले, कॉम्बिनेशन का अर्थ है कि कई परमाणुओं का साथ जुटना, कॉम्बिनेशन है। तो पहला प्रकार है, और इसमें दिया जाता है, परिभाषित किया जाता है कि भाई ये सिंगल प्रोडक्ट के लिए कई या तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का जुटना, लेकिन रिजल्ट क्या हो तो एक प्रोडक्ट मिले। Whenever either 2 or more elements are combining to produce a single compound, then the reaction is said to be combination। मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसा रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें या तो 2 या 2 से अधिक परमाणु एक साथ मिलकर या यौगिक एक ही सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, सिंगल पैदावार या प्रतिफल देते हैं, तो ऐसे प्रतिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, कार्बन को हम जलाते हैं ऑक्सीजन में, भाई 2 एलिमेंट साथ मिलने जा रहे हैं, तो कार्बन का डाइऑक्साइड बनेगा या कार्बन का मोनोऑक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन को कैल्शियम
ऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन प्रवाहित किया जाता है तो ये तो कंबाइन नहीं हुआ, हम ऑर्डिनरी लेते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, जलाते हैं तो वाटर का निर्माण होता है। अब हम कई ले सकते हैं, अभी सोडियम लिखा था कि सोडियम को हवा में जलाते हैं तो सोडियम का ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम के फीते को मार्केट में अवेलेबल होता है, थोड़ा गर्म करके जलाते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। ये सारे रिएक्शंस इस तरह से हैं कि दो एलिमेंट्स मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक सिंगल कंपाउंड दे रहे हैं। इसलिए सारी प्रतिक्रियाओं की प्रकृति कैसी है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, दूसरा है डीकम्पोजिशन, उसको अभी बात करते हैं। दूसरा है डीकम्पोजिशन या टूटना, डीकम्पोजिशन। इसको हम ऐसे परिभाषित करते हैं कि किसी एक सिंगल कंपाउंड का हीट के कारण या किसी और कारण, मोस्टली हीट देने से कई एलिमेंट्स में टूट जाना, किसी एक कंपाउंड का हीट के कारण कई एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में टूट जाना डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है। ऐसे हम एरो साइन दे देते हैं और यहाँ लिख देते हैं हीट। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर, हीट देने पर यह टूटता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, Fe2O3 बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो यहाँ डीकम्पोजिशन हुआ कि नहीं हीट के कारण, या थोड़ा सा और भी कारण हो सकता है, लेकिन मोस्टली हीट के कारण किसी कंपाउंड का कई परमाणुओं में या यौगिकों में टूटना डीकम्पोजिशन या बिखरना रिएक्शन कहलाता है। ये इसमें एक और उदाहरण ले लेते हैं, संगमरमर ले लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर, या चौक होता है, या अंडे का कवर भी कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको जब हीट किया जाता है, जैसे ताजमहल संगमरमर से बना है, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट है, और ताजमहल के नज़दीक हीट वाला कोई फैक्ट्री नहीं लगाया जाता ताकि वो बिखर न जाए, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दिया जाता है तो यहाँ हीट लिख लेते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। लेड नाइट्रेट के केस में पीबी, ये लेड नाइट्रेट होता है ऐसे NO3। इसको जब हीट किया जाता है तो लेड का ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन भी गैस में निकलती है, O2। तो इस तरह से हमने 3 रिएक्शन लिया, फेरस सल्फेट का टूटना, कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना, लेड नाइट्रेट का टूटना, और सब हीट के कारण। तो एक कंपाउंड का कई एलिमेंट्स में, कंपाउंड में बिखर जाना किसी कारण, यहाँ पर मोस्टली हीट के कारण। तो ऐसे को डीकम्पोजिशन या टूटना रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन के मुख्य 4 प्रकार हैं, सबको हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे और उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी लेंगे और 10th क्लास की केमिस्ट्री के हर भाग को आपको आसान करके देंगे हम। अगला रिएक्शन का जो प्रकार है तीसरा, वो है डिस्प्लेसमेंट। ये तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का अर्थ होता है विस्थापित कर देना, मतलब एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट को या तो वहां से हटा देना या डिस्प्लेस कर देना, मतलब रिमूविंग और डिस्प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट बाय अनदर वन फ्रॉम ए कंपाउंड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट प्रतिस्थापन क्रिया, रासायनिक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें किसी परमाणु या एलिमेंट को, तत्व को एक एलिमेंट या तो वहां से हटा देता है या डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो ऐसी क्रिया को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसके लिए उदाहरण हम ऐसे लेते हैं, कॉपर एक ऐसा है एलिमेंट जिससे रिएक्टिव
जस्ता भी है, लोहा भी है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अक्सर मिलता है मार्केट में। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम लोहा डाल दें तो लोहा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कुछ देर बाद लोहा कॉपर को हटा देता है और सल्फेट बना लेता है अपना। तो ऐसे रिएक्शन होता है कि फेरस सल्फेट ऐसे FeSO4 बन जाता है। कॉपर को हटा देता है, नीचे कॉपर का ब्राउनिश पार्ट जहाँ भी जिस कंटेनर में रखते हैं वहाँ पर दिखता है। उसी तरह से जस्ता भी अगर डाल दें, जिंक भी यहाँ अगर हम डाल दें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो ऐसा ही होता है कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और अपना सल्फेट ऐसे बनाता है ZnSO4 और कॉपर महाराज हट जाते हैं Cu। तो ऐसे दोनों रिएक्शन को में हम देखते हैं कि अगर रिएक्टिव एलिमेंट है जैसे लोहा और जिंक कॉपर से रिएक्टिव हैं, तो यौगिक तो था कॉपर सल्फेट, और इसमें अगर हमने लोहा डाल दिया या जिंक डाल दिया तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ऐसा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब इसके बाद जो चौथा नंबर है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट माने कुछ और है, उसको समझना चाहिए। डबल का मतलब होता है दुगुना, मतलब दो साथ साथ। यहाँ पर एक एलिमेंट एक को हटा रहा है। जब डबल डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो उसमें दो को हटाते हैं, लेकिन उसको हम ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे। चौथा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम चौथा नंबर है इसको भी डिफाइन करते हैं। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है कि एलिमेंट एक दूसरे को विस्थापित कर दिया, बल्कि यहाँ पर कुछ और होता है। तो कैसे डिफाइन करें उसी को समझना है। तो मैं पहले एक केमिकल रिएक्शन लेता हूँ, और केमिकल रिएक्शन बड़ा आसान। बेरियम सल्फेट कौन सा ले लिया जाए इसमें? बेरियम सल्फेट ले लीजिए, या सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट लेते हैं, SO4 सोडियम की वैलेंसी 2 है तो यहाँ 2 लिखते हैं, प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl। सोडियम सल्फेट के घोल में जब बेरियम क्लोराइड डाल दिया जाता है तो बेरियम का सल्फेट नीचे अवक्षेपण के रूप में एक ठोस बेरियम सल्फेट ऐसे नीचे बैठ जाता है और सोडियम का क्लोराइड का घोल मिलता है। ये होता कैसे है? होता ये है कि जैसे सोडियम का सल्फेट का सॉल्यूशन हो उसमें हम बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो ये टूटता है सोडियम प्लस में और सल्फेट माइनस में टूटता है। और ये बेरियम क्लोराइड बेरियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में। तो ये प्लस वाला इसको ले लेता है, इस माइनस को, और ये प्लस वाला इस माइनस को ले लेता है, तो बेरियम का सल्फेट बनता है और सोडियम का क्लोराइड बनता है। और ये अवक्षेपण होता है, मतलब प्रेसिपिटेट होता है। तो एक टर्म और हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया को अवक्षेपण प्रतिक्रिया या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें घोल बने और नीचे अवशेष ठोस के रूप में आ जाते हो, प्रेसिपिटेशन होता हो मतलब अवक्षेपण होता हो, मतलब ठोस नीचे आ जाते हो और घोल होता हो, तो ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो, आयन का आदान प्रदान हो, तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आयन मतलब प्लस और माइनस चार्ज का तबादला, लेन देन। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन होता है जब सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड डालते हैं, और इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो हम कहेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल दुगुना विस्थापन प्रतिक्रिया वह प्रतिक्रिया है जिसमें एलिमेंट्स तत्वों का एक दूसरे के साथ आयन का साझेदारी होती है और इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड को डालने से। इस तरह से हमने 4 तरह की प्रतिक्रियाएं पढ़ी हैं इस लेसन में। इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट और मुख्य पॉइंट और भी है, और वो है ऑक्सीडेशन,
उसके बाद है कोरोजन, और तब रेंसिडिटी है। उनको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। जब कभी भी कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और इस तरह से प्रतिक्रिया हो कि किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का जुटना हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। मान लीजिए कॉपर का पाउडर ले लें, वो काला कॉपर का पाउडर, तो रंग में कैसा होगा? तांबे का पाउडर थोड़ा पीले रंग का होगा। उसको जैसे हवा में एक्सपोज करते हैं, हालांकि तांबा बहुत कम रिएक्टिव है, फिर भी जब ऑक्सीजन से एक्सपोज होता है तो ऑक्सीजन उसे मिल करके कॉपर का ऑक्साइड बनाता है, और कॉपर का ऑक्साइड का रंग काला होता है। तो जब तांबा के पाउडर को हवा में एक्सपोज करते हैं तो ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाता है कॉपर के साथ, तो एक रिएक्शन हुआ, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ मिलना हुआ, तो ये रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन। इसकी दूसरी ओर किसी भी एलिमेंट से हाइड्रोजन का छूटना, मतलब हाइड्रोजन का वहां से हट जाना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जिस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसको कहते हैं वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो गया। जैसे हम कह सकते हैं कि कॉपर को ले लिया, कॉपर के पाउडर को ऑक्सीजन में एक्सपोज कर दिया, तो यहाँ पर CuO बना, कार्बन का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड बना, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। लेकिन हम कहेंगे कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड। अब मान लीजिए हाइड्रोजन H2 प्लस O2 ले लें, तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिल रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। लेकिन हम कुछ और भी क्वेश्चन लेना चाहते हैं। कॉपर ऑक्साइड को यहाँ पर ऐसे बात करते हैं, कॉपर ऑक्साइड पर अगर ये हीटेड हो, काफ़ी गर्म हो कॉपर का ऑक्साइड, और इस पर हाइड्रोजन गैस का प्रवाह कराया जाए तो कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन जल बना लेती है। तो इस रिएक्शन को देख लें। पहला हो गया था ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीजन का किसी एलिमेंट के साथ मिल जाना ऑक्सीकरण है, या ऑक्सीजन का किसी एलिमेंट से निकलना रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान तो अवकरण है। और कभी कभी ये दोनों प्रतिक्रियाएं, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होती है। जैसे कॉपर के ऑक्साइड पर हाइड्रोजन का छिड़काव या हाइड्रोजन से पास कराया जाए, जब ये कॉपर का ऑक्साइड गर्म हो तो कॉपर अलग हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके चला जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से ऑक्सीजन का हटना हुआ कि ना हुआ? हुआ। यहाँ से ऑक्सीजन हटा और यहाँ ऑक्सीजन जुटा, तो ऑक्सीजन जुटा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन हटा तो रिडक्शन हो रहा है। मतलब कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है, समझना ही चाहिए कि ऐसा रिएक्शन दिखाइए जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है। और जनरल लाइफ में ऑक्सीकरण पर हम कुछ बात करेंगे कि कुछ चीज़ जैसे जहाँ पर फैटी चीज़ें होती हैं उनको अगर एक्सपोज कर दिया जाए हवा में तो ऑक्सीजन का मिल जाना होता है और इसलिए उसकी स्मेल बदल जाती है। अगर हम मान लीजिए कि पराठे बना रहे हैं या पूड़ियाँ छान रहे हैं तेल में, तेल ऑयल है, फैट है, तो जब उसको हम उसी वक्त खा लेते हैं तो डाइजेशन ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ समय तक अगर उनको यूं ही छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन उसमें मिल जाता है और उसका स्मेल बदल जाता है और वो रैंसिड हो जाता है, बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। मतलब ऑक्सीडेशन जनरल लाइफ में हमारे क्या होता है कि भोजन को सड़ाने में काम आता है या खाने लायक नहीं छोड़ता उसको। और इसलिए जितने चिप्स बनाने वाले लोग हैं, चिप्स जब उसको तेल में बनाते हैं, फैट्स वगैरह में तलते हैं वगैरह होंगे और उनको पैक करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस या इनर्ट गैसें रख लेते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, मतलब ऑक्सीजन से उसका संपर्क ना हो। तो बहुत दिनों तक, 6 महीना साल भर तक उनकी लाइफ हो जाती है, ये मार्केट में रहता है। तो एक और चीज़ आ गया कि रैंसिडिटी क्या है भाई, किस ऑब्जेक्ट खाने वाले फूड पदार्थों का
के साथ ऑक्सीडेशन का होना और उस खाने वाले ऑब्जेक्ट का रैंसिड हो जाना, बेकार हो जाना, खराब हो जाना रैंसिडिटी कहलाती है। एक और टर्म हम डिस्कस कर ही लेते हैं। हमने अभी कहा था कि भाई पाठ शुरू करने से पहले बात किया था कि हमारी लाइफ में चारों ओर सोते जगते उठते आते जाते ढेर सारे परिवर्तन होते हैं। उसमें लोहा को अगर हम छोड़ दें, उस समय हवा में एक्सपोज कर दें तो उस पर भूरे रंग का एक लेयर चढ़ जाता है, वो लोहे का ऑक्साइड है। उस स्थिति को, उस क्रिया को, एक रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है, उसको हम कहते हैं कि रस्टिंग हुआ है, लोहे पर जंग लगा है, जंग का लगना हुआ है। लेकिन लोहा के अलावा और भी कोई एलिमेंट ले लें, भाई पीतल तो एलिमेंट नहीं है, और कोई ले लें, एल्युमिनियम ले लें, और कोई भी एलिमेंट ले लें, और उनको अगर हम एक्सपोज करें मॉइस्चर के साथ, एसिड के साथ, तो कोरोड हो जाते हैं वो रिएक्शन कर जाते हैं और उनका लेयर अब वो नहीं रहता जो एलिमेंट है। उस स्थिति को कोरोजन कहते हैं, और कोरोजन के कारण हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कोरोजन से बचाने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोज नहीं करते, और एक्सपोज करते हैं तो उस पर कोट लगाते हैं, कोट लेप चढ़ाते हैं, ऐसी चीज़ों का लेप चढ़ाते हैं जिससे रिएक्शन फर्दर स्टॉप हो जाए। धन्यवाद। फिर